हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1, 2 और 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां हम कैसे करेंगे। पहले हम करेंगे बेंजीन से। बेंजीन से हम क्या करेंगे, बेंजीन से हम नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अब देखिए बेंजीन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन यानी कि C6H5। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H को हटा देंगे तो H5 और NO2 या और क्या बचा, यहाँ पे एक H बचा, एक H ये रहा और एक O यहाँ पे, यानी कि फिर क्या बचा H2O यानी कि जल। तो बेंजीन से हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है या संरचना क्या होती है। तो बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम क्या करेंगे, हम इसमें HBF4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर N2BF4 बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे यानी कि NaNO3 से क्रिया कराएंगे, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 2 विधियां नाइट्रोबेंजीन बनाने की। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। तो हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। तो अपचयन, जहाँ पे भी अपचयन आ जाए वहाँ पर आप समझ लेना कि हाइड्रोजन से क्रिया होगी। फिर से देख लीजिए, जहाँ पे भी अपचयन का नाम आ जाए वहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से क्रिया जरूर होनी है। तो देखिए इसमें नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखना है हमें। तो देखिए C6H5NO2, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, 2 नवजात हाइड्रोजन से और जिंक और NH4Cl से कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C6H5NO। अब देखिए, अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, 2 नवजात हाइड्रोजन से। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा C6H5NHOH यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। यही हमारे नाइट्रोबेंजीन की अपचयन की अभिक्रिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना है एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं C2H5NH2 एथिल एमीन को CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पर बनता है एथिल आइसोसाइनेट। एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखना है हमें। तो हम जानते हैं एथिल एमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5NH2 कि हमने क्या करा है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्रिया कराएंगे C2H5NH2 प्लस CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH। यहाँ पे हमने 3 से गुणा इसलिए करी है अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, यानी कि अल्कोहलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसकी से क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया एथिल आइसोसाइनेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी एथिल एमीन की पहचान करने वाले रासायनिक परीक्षण। देखिए और देखिए यही कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी नेमिंग अभिक्रिया जो है यानी कि नाम वाली अभिक्रिया है, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये वाली अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर करके जाना, क्योंकि कई बार हमसे MCQ में पूछा गया है। हमसे MCQ में ये दे देगा C2H5 की जगह R,
बाकी ये, और हमसे पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कार्बोलैमिन अभिक्रिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कार्बोलैमिन अभिक्रिया तो बार बार पूछी जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए विद्युत लेपन को हमें क्या करना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। तो विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। जैसे कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, ये उदाहरण है इसका। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकालने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। तो परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है कि अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पे डीडीटी बनाना है। तो देखिए वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे क्लोरोबेंजीन के दो अणु, यानी कि हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे और क्या करेंगे, और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरल से कराएंगे। किससे कराएंगे फ्रेंड्स, क्लोरल से, क्लोरल से क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा डीडीटी, और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। या देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और लिख देती हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के क्या लेंगे, दो अणु लेंगे। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के हमने क्या ले लिए, दो अणु ले लिए। अब देखिए हम इसके क्या किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरल से कराएंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए O डबल बॉन्ड C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। देखिए ये जो कार्बन है, हमने बस यहाँ पे क्या किया है, सॉरी ये वाला कार्बन हमने ऑक्सीजन के साथ, कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के साथ होगा तो डबल बॉन्ड में होगा, ये बात आप याद रखना। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड में क्या कर दिया, H कर दिया। अब देखिए क्या बचा है, CCl3। जब हम इससे इसकी क्रिया कराई तो देखिए क्या बना, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये जो Cl है, ये Cl तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, H2O निकल जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा CCl3H। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा CCl3H, यानी कि हमारा ये बच जाएगा, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल। यही इससे हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा डीडीटी बनकर तैयार हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगली मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, यानी कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म भी बनाती है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एसीटोन है यानी कि CH3COCH3 कि हमने क्लोरीन से और हमने किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ क्रिया कराई। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया क्लोरोफॉर्म। क्या बनकर आ गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनकर आ गया, और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर आ गया, और हमारा जल बनकर आ गया, और हमारा CH3COONA ये बनकर आ गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया है, यहाँ पे हमने एसीटोन से क्लोरीन की क्रिया कराई और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई। तो हमारा क्या बनकर आ गया, क्लोरोफॉर्म बनकर आ गया, सोडियम क्लोराइड बनकर आ गया, जल बनकर आ गया, और CH3COONA बनकर आ गया। ये हमारी नाम वाली अभिक्रिया में हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। तो देखिए जब एल्डिहाइड या कीटोन का Zn और HG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, की उपस्थिति में ZnHG और HCl की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथेन, और जल बनकर आ गया। यही क्या है, यही हमारा क्लीमेंस अपचयन है। और देखिए फ्रेंड्स, अपचयन का मतलब क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है वहाँ पे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। NH2 के रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, CH3CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। अब देखिए अब लिखा है NH2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे CH3CHO प्लस NH2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजीन, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, ये हमारा ये बनकर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या टेट्रामीन या टेट्रामीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण 2 में कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूरोट्रोपिन बनेगा। तो देखिए अब इसकी रिएक्शन है यहाँ पे 6HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की हमने क्या करें, अमोनिया से अभिक्रिया कराई। यहाँ पे 4 क्यों लिखा हमने, अमोनिया के साथ आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो हमारा क्या बनकर आ गया, यूरोट्रोपिन, यानी कि CH2 की होल 6 × N4, और हमारा क्या बनकर आ गया, 6H2O, यानी कि जल बनकर आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे यूरोट्रोपिन बनाने की विधि। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। देखिए संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलर चालकता क्या है। तो देखिए मोलर चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैम्डा = x × 100/c। तो ये क्या है, ये हमारे मोलर चालकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात नोट करनी है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता और मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर से देख लीजिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता और मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। तो देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, जब हम कोई धातु की छड़ लेंगे और उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में उसको डुबा देंगे तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो देखिए फार्मेलिन यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो ये हमारा फार्मेलिन का उपयोग है कि फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि देख लीजिए, विभिन्न धातुओं तथा धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता क्या होती है, घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है, हाइड्रोजन के ऊपर सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं।
अब देखिए हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। और देखिए अगला है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये है हमारे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब बात आती है इसके उपयोग की, यानी कि खासियत की। तो देखिए किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संघनन क्या है। तो देखिए संघनन क्या है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और देखिए आप कई बार क्वेश्चन आया हुआ एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन ही ये संघनन है। तो क्या है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और एल्डोल संघनन क्या है, CH3CHO प्लस CH3CHO मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है ना, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त कर इस संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो क्या बना, CH3CH ब्रैकेट में OH इंटू CH2CHO। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। तो लिपिड क्या होते हैं, वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और जनन क्षमता को नियंत्रित करना इसका काम होता है। क्या होता है इसका काम, इसका काम होता है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और जनन क्षमता को नियंत्रित करना इसका काम होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।